आइए अब जानते हैं सरल अणुओं का लुईस निरूपण। लुईस बिंदु संरचनाओं के द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन अणुओं तथा आयनों में आबंधों का चित्रण किया जाता है। लुईस नियम के अनुसार या लुईस बिंदु संरचनाओं के द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार विभिन्न अणुओं तथा आयनों के बीच आबंधों का चित्रण किया जाता है। यद्यपि लुईस स्ट्रक्चर या लुईस संरचनाएं अणुओं तथा उनके आबंध की प्रकृति को स्पष्ट रूप से नहीं बताती है, लेकिन फिर भी यह अणुओं के विरचन तथा उनके गुणों को समझाने में कहीं तक सफल है। आइए जानते हैं कि लुईस संरचनाओं का निरूपण किन पदों के अंतर्गत किया जाता है। अणुओं का सबसे पहले हम कहते हैं कि जिस अणु की हमें लुईस संरचना बनानी होती है, सबसे पहले हम उसके कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का योगफल निकालते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मीथेन की संरचना बनाने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजक कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से मीथेन में चूंकि 4 हाइड्रोजन है, इसलिए कुल संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर मीथेन के लिए 8 हो जाएगी। इसी तरह से यदि कोई आयन जैसे कि ऋण आयन और अथवा धन आयन है तो उसकी कुल इलेक्ट्रॉनों की संरचना ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक ऋण आवेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, तथा यदि धन आवेशित आयन है तो प्रत्येक धन आवेश कुल जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉनों को कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कार्बोनेट आयन की लुईस संरचना या कुल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चूंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर संख्या हो जाएगी 6 गुणा 3, और चूंकि कार्बोनेट पर 2 ऋण आवेश है इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का और योग होगा। इस तरह कार्बोनेट के लिए कुल संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24। इसी तरह से यदि हम अमोनियम आयन की बात करें तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन उपस्थित हैं जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 हो गई, लेकिन अमोनियम आयन पे चूंकि एक धन आवेश है अतः इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाएगा और कुल बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। इसके अलावा इसके बाद बात आती है केंद्रीय धातु परमाणु की। यदि हमारे पास विभिन्न परमाणु हैं तो उसमें कौन सा परमाणु केंद्र पर उपस्थित होगा, तो इसके लिए जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है उसे केंद्रीय परमाणु का स्थान दिया जाता है। इसके अलावा भी यदि जिस परमाणु की संख्या कम हो या जिस परमाणु का आकार बड़ा हो या फिर जिसके परमाणु क्रमांक का मान अधिक हो उसे हम केंद्रीय परमाणु का स्थान देते हैं। केंद्रीय परमाणु में देखेंगे कि हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन कभी भी केंद्रीय परमाणु का स्थान नहीं पाते हैं। इसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस इत्यादि केंद्रीय परमाणु का स्थान पाते हैं। एक बात केंद्रीय परमाणु के लिए और है कि केंद्रीय परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी कि यह प्रसारित अष्टक इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जो केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम संयोजकता को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। इसी तरह से यदि हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन 3 और 4 संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकता है ना। इसी तरह से यदि सल्फर है तो यह 2, 4 या 6 अपनी संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम संयोजकता को पूर्ण करने की, संतुष्ट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा
यदि परमाणु में आवेश है, धन, यदि परमाणु आयन है तो यदि इसमें धन आवेश है तो वह हमेशा केंद्रीय परमाणु पर लगाया जाता है, और यदि ऋण आवेशित आयन है तो ऋण आवेश हमेशा कॉर्नर वाले परमाणु पर उपस्थित होता है। इसके बाद जब हम परमाणु की अणु की संरचना लिखते हैं तो उस समय सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं, उसके चारों ओर हम कॉर्नर परमाणुओं को स्थान देते हैं। अब आती है इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बात। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए सबसे पहले हम सभी परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एकल बंध बनाते हैं, और इसके बाद जितने भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका उपयोग हम या तो लोन पेयर के रूप में अथवा द्विबंध और त्रिबंध को बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद लुईस संरचना लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण हो जाने चाहिए, और खासकर जब हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो सबसे पहले कॉर्नर परमाणुओं का अष्टक पूर्ण करते हैं और उसके बाद हम केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करते हैं। यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वह केंद्रीय परमाणु पर आता है, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो वह कॉर्नर वाले परमाणुओं पर लगाया जाता है, और इस तरह हम किसी भी अणु की लुईस संरचना बनाते हैं। तो आइए अब हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की लुईस संरचना बनाते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। अब हम इसमें दोनों ऑक्सीजन के बीच यदि एक बंध बनाएं तो आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। अब इसके बाद शेष इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेंगे, 12 में से 2 घटा देने पर कुल 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन 10 इलेक्ट्रॉनों को हम दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के ऊपर या तो लोन पेयर के रूप में उपयोग कर सकते हैं या फिर द्विबंध अथवा त्रिबंध के रूप में इनका उपयोग करते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन में से हम एक ऑक्सीजन पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में लिखते हैं और दूसरे ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अब इस तरह से देखिए कि क्या दोनों ऑक्सीजन के अष्टक पूर्ण हो गया है। यहाँ पर दोनों ही, एक ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है जबकि दूसरे के 5। इस स्थिति में हम एक ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर हैं उनको हटाकर उसका उपयोग द्विबंध के रूप में करते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो गया है, और इस स्थिति में ये हमारी सही लुईस संरचना होगी। अब आइए देखते हैं अमोनियम आयन की लुईस संरचना किस प्रकार बनेगी। अमोनियम आयन में से नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और चूंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं इसलिए कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, यानी कि अमोनियम आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 धन 4 बराबर 9 हुई। चूंकि इसमें एक प्लस चार्ज है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घट जाएगा और कुल हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन बचेंगे 8। अब हम नाइट्रोजन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन परमाणु लिखकर 4 बंध, एकल बंध बनाएंगे जिसमें हमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी कि कुल आबंधी इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब हमारे पास 8 में से एक भी शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अतः यहाँ पर ये लुईस संरचना अमोनियम आयन की होगी। अब यहाँ पर आता ही है धन आवेश की बात। तो हमने नियम में पढ़ा है कि धन आवेश यदि है तो वह केंद्रीय परमाणु पर आता है, तो इस तरह नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यह अमोनियम आयन की लुईस संरचना होगी। अगला उदाहरण हम देखते हैं नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट में नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल हो गए 6 और 18 और नाइट्रोजन के 5 जुड़कर वहाँ पर हो गए 23। अब यहाँ पर एक माइनस चार्ज है इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा और कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24। अब हम नाइट्रोजन को केंद्रीय परमाणु मानकर इसके तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं को लिखते हैं।
तथा यहाँ पर एकल बंध के रूप में दो दो इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करेंगे तो कुल आबंधी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6। अब शेष हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं 24 में से 6 घटा देने के बाद कुल 18। इन 18 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग हम या तो लोन पेयर के रूप में अथवा द्विबंध के रूप में कर सकते हैं। तो पहले हम इन 18 इलेक्ट्रॉनों को तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर 6-6 बांटकर इनमें लोन पेयर के रूप में लिखते हैं। अब इस स्थिति में हम देखेंगे कि तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं के अष्टक तो पूर्ण हो गए हैं, लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है। अतः हम एक ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों को हटाकर यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक द्विबंध बना देते हैं। इस स्थिति में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और तीनों ही ऑक्सीजन के अष्टक पूर्ण हो गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है -1 चार्ज की। तो -1 चार्ज किस ऑक्सीजन पर लगेगा? अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हैं, तो इसके लिए बच्चों हमें प्रत्येक परमाणु का फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, फॉर्मल आवेश की गणना करनी होगी। फॉर्मल आवेश परमाणु में मुक्त अवस्था में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर को फॉर्मल आवेश कहते हैं। और फॉर्मल आवेश निकालने का सूत्र होता है मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी कि अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस आबंधी इलेक्ट्रॉनों अर्थात सभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का आधा। यानी कि सूत्र के रूप में यदि हम लिखें तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम नाइट्रेट के प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश की गणना करते हैं। इसके लिए हमने तीनों ऑक्सीजन को 1, 2, 3 तथा नाइट्रोजन को 4 नंबर दिया है। सबसे पहले हम नंबर 1 ऑक्सीजन के फॉर्मल आवेश की गणना करते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 होंगे माइनस बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं /2। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि पहले नंबर के जो ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कोई नहीं होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे और तीसरे नंबर के जो ऑक्सीजन परमाणु हैं वो समान हैं, अतः इन पर फॉर्मल चार्ज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2/2। और कैलकुलेट करेंगे यदि हम 6 - 6 इज इक्वल टू 0 और 0 - 1 इज इक्वल टू -1। यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर के दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु पर -1 चार्ज आएगा। अब हम नाइट्रोजन पर चार्ज की गणना करते हैं। नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 माइनस बॉन्ड पेयर यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन के पास 4 बंध बनाए हुए हैं नाइट्रोजन ने, तो इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और /2 कर देने पर ये 4 होगा। यानी कि 5 - 0 इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू +1। यानी कि नाइट्रोजन पर +1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मल आवेश की गणना कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 पूरे नाइट्रोजन परमाणु पर 2 माइनस चार्ज तथा 1 प्लस चार्ज है, यानी कि 1 प्लस चार्ज और 1 माइनस चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से नाइट्रेट जो आयन है उस पर -1 चार्ज आता है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं सल्फेट आयन का, SO4 2-। सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। यानी कि कुल 24 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के तथा यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे। यानी कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 32। अब यहाँ पर हम सल्फर के चारों ओर 4 ऑक्सीजन परमाणु लिखते हैं तथा उनके मध्य एक एकल बंध बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर कुल अबंधी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन या
शेष इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखते हैं, 32 में से 8 घटाते हैं तो हमारे पास 24 शेष इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिनका उपयोग हम लोन पेयर के रूप में या फिर द्विबंध या त्रिबंध के रूप में कर सकते हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉनों को हम पहले चारों ऑक्सीजन परमाणुओं पर 6-6 बांट देते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि क्या सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण हो गए हैं। यहाँ पर इस स्थिति में हम देखेंगे कि चारों ऑक्सीजन तथा सल्फर परमाणु के अष्टक पूर्ण हो गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि केंद्रीय परमाणु हमेशा अपनी उच्चतम संयोजकता को पूर्ण करने की कोशिश करता है और हम सल्फर की जो उच्चतम संयोजकता 6 होती है, अतः यहाँ पर सल्फर की 6 संयोजकता हमें पूर्ण करनी होगी। अतः हम 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में से 2-2 इलेक्ट्रॉन घटाकर यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच एक द्विबंध बना लेते हैं और इस स्थिति में सल्फर तथा चारों ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा तथा सल्फर के बाह्यतम कोश में कुल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मल चार्ज की गणना करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच द्विबंध बना हुआ है उन दोनों ही ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होगा, जबकि एकल बंध वाले ऑक्सीजन परमाणुओं पर -1 चार्ज होगा और इस तरह से सल्फेट आयन की संरचना होगी SO4 तथा यह इसकी सही लुईस संरचना होगी। आइए अब हम जानते हैं अष्टक नियम की कुछ सीमाएं। यद्यपि अष्टक नियम द्वितीय आवर्त के विभिन्न तत्वों तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचना को प्रदर्शित करता है या अच्छी तरह से समझाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कई ऐसे यौगिक ज्ञात हैं, उदाहरण के लिए बेरिलियम डाइक्लोराइड या बोरान ट्राइक्लोराइड। इनके जो लुईस संरचना जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। इस प्रकार का जो अपवाद है उन तत्वों में मिलता है जिनके बाह्यतम कोश में 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर हम बेरियम क्लोराइड में देखेंगे तो बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब यह 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तब इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु तो अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन बेरिलियम का अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। इसी तरह से बोरॉन ट्राइक्लोराइड में भी हम देखते हैं कि क्लोरीन परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो जाता है, लेकिन बोरॉन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरा अपवाद है, यह है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। ये देखा गया है कि ऐसे अणु जिनमें कुल संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है उसमें सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच द्विबंध होते हैं और इससे ऑक्सीजन का जो अष्टक पूर्ण हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यहाँ पर नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन के अष्टक पूर्ण होते हैं, जबकि नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अणु स्थायी हैं। तीसरा है अपवाद, वह है प्रसारित अष्टक। कई बार देखा गया है कि जो तृतीय और उससे अधिक के जो परमाणु होते हैं उनके यौगिकों में, चूंकि इनमें D कक्षक उपस्थित होते हैं, तो इनके यौगिकों में जो केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में हम देखते हैं कि फास्फोरस अपनी अधिकतम 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है और 5 क्लोरीन परमाणुओं से योग करके PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। यहाँ पर फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अष्टक नियम के विरुद्ध हैं।
इसी तरह से हम देखेंगे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 में सल्फर के बाह्यतम कोश में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में भी हम देखते हैं कि सल्फर के बाह्यतम कोश में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अष्टक नियम के जो रूल है उसका उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा भी अष्टक नियम की कुछ कमियां हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित है, जबकि कुछ उत्कृष्ट गैसें विशेष परिस्थितियों में कुछ यौगिकों का निर्माण करती हैं, जैसे कि जीनॉन फ्लोरीन के साथ क्रिया करके जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है। क्रिप्टॉन भी फ्लोरीन के साथ क्रिया करके क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड बनाता है। इसके अलावा अष्टक नियम विभिन्न अणुओं की आकृति, इनकी शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, तथा साथ ही साथ ये विभिन्न अणुओं की ऊर्जा यानी कि इनके स्थायित्व के बारे में भी कोई विशेष या सही जानकारी नहीं देता है। तो इस तरह से जो हालांकि अष्टक नियम संयोजक सहसंयोजक आबंधों तथा आयनिक आबंधों को बनाने में बहुत अधिक जानकारी देता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं।